भारतीय संविधान में आज हम प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को देखेंगे। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध तथा संसाधनों का न्यायोचित वितरण। यानी कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध तथा संसाधनों का न्यायोचित वितरण। संसाधनों का न्यायोचित वितरण। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना के प्रयास किए गए हैं। यदि हम अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 में भेदभाव पर निषेध देखने को मिलता है। अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं 17 में भेदभाव पर निषेध, देखने को मिलता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देखने को मिलता है। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें भी नीति निर्देशक तत्व में भी सामाजिक न्याय पर बल दिया गया है। सामाजिक न्याय पर भी बल दिया गया है और आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक सुरक्षा, यानी कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए भी आर्थिक सुरक्षा की बात की गई है और सामाजिक वर्ग की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है। यदि हम देखें कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय पर बल क्यों दिया गया है, क्योंकि प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है इसे संविधान का मार्गदर्शक कहा जाता है और संविधान में उल्लिखित सामाजिक न्याय के लिए प्रावधान का स्पष्टीकरण आवश्यक था। इसलिए प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को दिया गया है। प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा एवं बंधुत्व की बात की गई है। वो ये तभी संभव है जब सामाजिक न्याय की बात की जाए और राजनीतिक लोकतंत्र के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र आवश्यक है और इसके लिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय आवश्यक है। यदि हम सामाजिक न्याय की बात करें तो ये सामाजिक न्याय है, ये सामाजिक न्याय है और इसके ऊपर है स्वतंत्रता, बंधुत्व और गरिमा। इसके ऊपर है स्वतंत्रता, बंधुत्व और गरिमा। इसके ऊपर संविधान और संविधान के ऊपर प्रशासन, यानी कि इसके ऊपर बात करें तो ये है संविधान और
इसके ऊपर प्रशासन। अगर हम इसे सामाजिक न्याय एवं आर्थिक न्याय के रूप में देखें तो सामाजिक न्याय ये है आर्थिक न्याय, ये है आर्थिक न्याय और ये है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र और इसके ऊपर है राजनीतिक लोकतंत्र। यह है राजनीतिक लोकतंत्र। यह है राजनीतिक लोकतंत्र। सामाजिक न्याय जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लैंगिक समानता के आधार पर भेदभाव के निषेध की बात करता है। यदि हम सामाजिक संरचना की बात करें तो सामाजिक संरचना वर्तमान में समाज में उच्च एवं निम्न जाति के वर्गीकरण है, समाज में श्रेणीबद्धता है और जाति एवं लैंगिक भेदभाव को मान्यता प्राप्त है वर्तमान समाज में। अगर ये वर्तमान समाज की हम संरचना को देखें तो जो सामाजिक संरचना है इस सामाजिक संरचना में समाज में उच्च एवं निम्न जाति का वर्गीकरण है, यानी कि समाज में उच्च एवं निम्न जाति का वर्गीकरण है और समाज में श्रेणीबद्धता है। समाज में श्रेणीबद्धता है और साथ ही साथ जाति एवं लैंगिक भेदभाव को मान्यता भी है। जाति एवं लैंगिक भेदभाव को मान्यता भी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण में हमारी प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात की गई है और वैश्वीकरण प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय के विरुद्ध है? तो हम देखें अगर वैश्वीकरण को वैश्वीकरण में हम पहले देखते हैं पूंजीवाद को। पूंजीवाद में उपभोक्ता योग्यता को महत्व देता है और इसके लिए जाति द्वितीयक होती है। आर्थिक लाभ के लिए अंतर्जातीय विवाह होते हैं। इसका परिणाम निकलता है कि जातिवाद कमजोर होता है और यदि हम लाभ प्राथमिक है तो लाभ के लिए पुरुष के साथ स्त्री भी घर से बाहर काम के लिए निकलती है और दोनों का आर्थिक सशक्तिकरण होता है। निर्णय लेने में दोनों को समान सहभागिता होती है और लैंगिक समानता मूर्त रूप ले लेगी, यानी कि जो लैंगिक समानता है वो मूर्त रूप ले लेगी। यदि हम प्रस्तावना में देखें तो प्रस्तावना में जो उपभोक्ता है इसके लिए योग्यता को महत्व दिया जाता है। इसमें योग्यता को महत्व दिया जाता है। इसमें जाति द्वितीयक होती है। जाति द्वितीयक होती है
और योग्यता प्राथमिक होती है, और इसमें आर्थिक लाभ के लिए अंतर्जातीय विवाह, यानी कि आर्थिक लाभ के लिए अंतर्जातीय विवाह, और जब आर्थिक लाभ के लिए अंतर्जातीय विवाह होंगे तो इसका परिणाम निकलेगा कि जातिवाद कमजोर होगा। इसका परिणाम क्या निकलेगा कि जातिवाद कमजोर होगा। दूसरे में हम देखेंगे कि लाभ प्राथमिक होता है, लाभ प्राथमिक में लाभ के लिए पुरुष के साथ स्त्री भी घर से बाहर निकलते हैं रोजगार के लिए, तो दोनों का आर्थिक सशक्तिकरण होता है। यानी कि लाभ के लिए स्त्री के साथ, यानी कि पुरुषों के साथ स्त्री भी, पुरुष के साथ स्त्री घर से बाहर निकलती हैं रोजगार के लिए, और जब दोनों रोजगार के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो दोनों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, यानी दोनों पैसे कमाएंगे, यानी दोनों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, और जब दोनों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो निर्णय में दोनों की समान सहभागिता होगी, यानी कि निर्णय में दोनों की समान सहभागिता होगी, और जब दोनों निर्णय में दोनों की समान सहभागिता होगी, दोनों समान निर्णय लेने में सक्षम होंगे, तो लैंगिक समानता मूर्त रूप ले लेगी, यानी कि यहाँ पर लैंगिक समानता होगी, यानी कि यहाँ पर लैंगिक समानता होगी। स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं होगा, लैंगिक समानता होगी। अब देखो कि यदि लाभ प्राथमिक है तो लाभ के लिए पुरुष के साथ स्त्री भी घर से बाहर निकलेगी, किसके लिए? रोजगार के लिए या काम के लिए, और दोनों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, दोनों पैसे कमाएंगे। निर्णय में जब दोनों पैसे कमाएंगे तो निर्णय में दोनों की समान सहभागिता होगी, और जब निर्णय लेने में दोनों की समान सहभागिता होगी तो लैंगिक समानता मूर्त रूप ले लेगी। अब देखो हम उपभोक्तावाद में देखें, उपभोक्तावाद में नैतिकता एवं अनैतिकता पर जो विचार बंद हो जाएंगे, जो नैतिकता एवं अनैतिकता पर विचार बंद हो जाएंगे, और इसका परिणाम ये निकलेगा कि लोग धर्म की उपेक्षा करने लगेंगे। परिणाम निकलेगा कि धर्म की उपेक्षा करने लगेंगे, और जब धर्म की उपेक्षा करने लगेंगे तो अंततः वो धर्म से जो तटस्थ थे वो धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगे। अंततः जो धर्म से तटस्थ थे वो धर्म से
निरपेक्ष हो जाएंगे। अब देखो, वैश्वीकरण में सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करके सामाजिक न्याय को मूर्त रूप दे देता है। वैश्वीकरण में संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होगा, जिसमें जब संसाधनों का न्यायोचित नहीं होगा तो प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, और जब प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी तो प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए कंपनियां तकनीक का प्रयोग करेंगी, और जब कंपनी तकनीक का प्रयोग करेंगी यानी कि मशीनीकरण का प्रयोग करेंगी तो रोजगार का सृजन कम होगा, और जब रोजगार का सृजन कम होगा तो संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होगा, और जब संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होगा तो संसाधनों का न्यायोचित वितरण जो प्रभावित होने लगेगा, इसका परिणाम निकलेगा कि सामाजिक न्याय बाधित होगा। अगर हम सामाजिक समानता की दृष्टि से वैश्वीकरण सामाजिक न्याय से सुसंगत है, अगर हम देखें कि सामाजिक समानता की दृष्टि से सामाजिक समानता की दृष्टि से सामाजिक समानता की दृष्टि से वैश्वीकरण सामाजिक न्याय के सुसंगत है और अगर हम संसाधनों के न्यायोचित वितरण की दृष्टि से देखें, हम देखें कि संसाधनों के न्यायोचित वितरण की दृष्टि से संसाधनों के न्यायोचित वितरण की दृष्टि से देखें तो वैश्वीकरण की दृष्टि से वैश्वीकरण सामाजिक न्याय से सुसंगत नहीं है। वैश्वीकरण सामाजिक न्याय से सुसंगत नहीं, यानी कि यदि हम सामाजिक समानता की दृष्टि से देखें तो जो वैश्वीकरण है वो सामाजिक न्याय के सुसंगत है, लेकिन अगर हम संसाधनों के न्यायोचित वितरण की दृष्टि से देखें तो वैश्वीकरण सामाजिक न्याय से सुसंगत नहीं है। अब हम वैश्विक महामारी के कारण यदि प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श केवल आदर्श बनकर रह गए हैं, समीक्षा करें तो इसमें हम अगर देखें तो जो वैश्विक महामारी के कारण विश्व में उद्योग बंद हो गए, और जब विश्व में उद्योग बंद हो गए तो बेरोजगारी में वृद्धि हो गई तो लोगों के पास पैसा की कमी आने लगी, लोगों के पास पैसा कम आने लगा तो लोगों ने आयात कम कर दिया, लोगों ने जब आयात कम कर दिया तो निर्यात कम हो गया, जब निर्यात कम हो गया तो कंपनियां बंद हो गई, और कंपनियां बंद हो गई तो रोजगार का सृजन कम हो गया, और जब रोजगार का सृजन कम हो गया तो संसाधनों का वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। अब हम वैश्विक महामारी में देखें जब वैश्विक महामारी आई तो लोगों के समक्ष आर्थिक संकट आया, लोगों के समक्ष आर्थिक संकट आया, और जब लोगों के समक्ष आर्थिक संकट आया तो इसके दो प्रभाव देखने को मिले। पहला, भेदभाव का प्रारंभ हुआ,
भेदभाव का प्रारंभ हुआ, और वहीं दूसरा हिंसा को प्रोत्साहन मिला। दूसरा हिंसा को प्रोत्साहन मिला। और जब लोगों के समझ आर्थिक संकट आया तो भेदभाव का प्रारंभ हुआ और हिंसा को प्रोत्साहन मिला। इसका परिणाम क्या निकला? सामाजिक न्याय प्रभावित हुआ। सामाजिक न्याय प्रभावित हुआ या सामाजिक न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यदि हम देखें कि जब वैश्विक महामारी आई तो बेरोजगारी में वृद्धि हुई। जब वैश्विक महामारी आई तो बेरोजगारी में वृद्धि हुई। जब बेरोजगारी में वृद्धि हुई तो संसाधनों के न्यायोचित वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यानी कि संसाधनों के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जो संसाधनों के वितरण है, संसाधनों के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और जब संसाधनों के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इसका परिणाम ये निकला कि सामाजिक न्याय बाधित हुआ। इसका परिणाम यही निकला कि सामाजिक न्याय प्रभावित हुआ या बाधित हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।